हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्गो लेयर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से पहले हमने पढ़ लिया था प्रोसेस मैनेजमेंट, सीपीयू शेड्यूलिंग और भी ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक्स हम पढ़ते जा रहे हैं। बाकी आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो देख लेंगे। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ जानना ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट प्रोसेस और कोऑपरेटिव प्रोसेस दोनों क्या होता है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद ही हमें समझ में आएगा कि सिंक्रोनाइजेशन किस पे परफॉर्म करता है। तो इन अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू क्रूशियल कैटेगरीज, ठीक है। एक हो गया इंडिपेंडेंट कैटेगरीज, एक हो गया कोऑपरेटिव प्रोसेस, ठीक है। इंडिपेंडेंट प्रोसेस और कोऑपरेटिव प्रोसेस, नाम से समझ में आ जाता है कि इंडिपेंडेंट प्रोसेस है तो कुछ इंडिपेंडेंट चीज़ें होती होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि प्रोसेस जो है इंडिपेंडेंट रहता है तो शेयर्ड मेमोरी यहाँ पर नहीं यूज़ करता है। जिसका रहता है उसका अपना पर्सनल मेमोरी रहता है। तो प्रोसेस 1 जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और प्रोसेस 2 जो है वो भी अपना इंडिपेंडेंटली यूज़ करेगा। इस दोनों से कोई भी तालमेल नहीं है, ये दोनों का कोई भी शेयर्ड डेटा नहीं है, ना शेयर्ड रिसोर्सेज है, ठीक है। एग्जीक्यूट वन प्रोसेस डज नॉट इफेक्ट और गेट अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस। इसमें क्या होगा, जब इंडिपेंडेंट है तो जब कोई रिसोर्स शेयर नहीं हो रहा है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा अगर कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। और कोई भी यहाँ पर क्या कर रहा है कि मेमोरी शेयर नहीं कर रहा है, ना ही कोई वेरिएबल शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर जब ये इंडिपेंडेंट चल ही रहा है, कुछ शेयर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी डेटा इनकन्सिस्टेंट हो नहीं सकता। क्योंकि जैसे कि आप कैलकुलेटर ओपन किए हुए हो और कोई नोटपैड को ओपन किए हुए हो तो दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है। अगर एक को आप टर्मिनेट कर दोगे तो दूसरे प्रोसेस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये इसमें सिंक्रोनाइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस में सिंक्रोनाइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो इस तरीके से आप समझिए। तो एग्जामिनेशन में कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनेगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं कि किस में सिंक्रोनाइजेशन यूज़ होता है। तो वो अभी हम बताते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेस में होता है। कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या कहता है, कैन इफेक्ट और अफेक्टेड बाय अदर रनिंग प्रोसेसेस, ठीक है। ये क्या होगा, अगर एक प्रोसेस में प्रॉब्लम होगी तो दूसरे प्रोसेस को वो क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। क्यों क्रिएट करेगा, कारण ये है कि दे शेयर स्टेट, मेमोरी, कॉमन डेटा, वेरिएबल्स है ना, एंड रिसोर्सेज, ठीक है। P1 का जो P1 एक प्रोसेस है, P2 दूसरा प्रोसेस है, ये दोनों जो है शेयर्ड मेमोरी यूज़ कर रहा है, शेयर्ड डेटा यूज़ कर रहा है, शेयर्ड वेरिएबल यूज़ कर रहा है, ठीक है, कॉमन है। तो जिस कारण क्या होगा, अगर P1 इफेक्ट होगा तो P2 को भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर डेटा इनकन्सिस्टेंट नहीं हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए हमारा वैल्यू कुछ है और फाइनल रिजल्ट जो है वो मैच नहीं करेगा हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट से, तो वहाँ पे क्या होगा, इनकन्सिस्टेंट होगा। तब इनकन्सिस्टेंसी को ख़त्म करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमें सिंक्रोनाइजेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। सिंक्रोनाइजेशन को यूज़ करने के लिए उसके रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर है क्यों सिंक्रोनाइजेशन यूज़ होगा, ठीक है। कोऑपरेटिव प्रोसेस एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज कंकरेंटली विदाउट कंट्रोल डेटा इनकन्सिस्टेंसी, ठीक है। कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या करता है, मल्टीपल प्रोसेस कॉमन रिसोर्स को, कॉमन डेटा को, कॉमन वेरिएबल को मल्टीपल प्रोसेस यूज़ करता है कंकरेंटली, ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो उसमें क्या होगा, वहाँ पे विदाउट कंट्रोल के इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है। तो उस कारण क्या करना पड़ेगा, हमको मेंटेन करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी, टू मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये पॉइंट जो है इसका, ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए, ठीक है, कि हमको डेटा को कंसिस्टेंट करना है ताकि रिज़ल्ट जो है हमारा, आउटपुट जो है वो एक्यूरेट दे, ना कि इनकन्सिस्टेंट दे, ना कि वो गलत दे, ठीक है। जो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए वो हमें प्राप्त हो, ठीक है। तो टू कोऑर्डिनेट कंकरेंट प्रोसेस, ठीक है, टू अवॉइड रेस कंडीशन। रेस कंडीशन क्या होगा, एक ही मतलब रिसोर्स को मल्टीपल प्रोसेस एकदम से यूज़ करना, साइमल्टेनियसली यूज़ करना चाह रहे हैं और रिज़ल्ट में इफ़ेक्ट कर रहा है, तो वो फिर रेस कंडीशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब समझते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, ठीक है।
प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज ए मैकेनिज्म यूज टू कोऑर्डिनेट मल्टीपल प्रोसेस दैट शेयर रिसोर्स और डेटा, इंश्योर ए करेक्ट एग्जीक्यूशन एंड मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये क्या करता है कि डेटा को कंसिस्टेंट करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्योंकि शेयर्ड जो प्रोसेस जो होते हैं वो शेयर्ड रिसोर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मल्टीपल प्रोसेस जो है हमारे पास है, P1 है, P2 है, वो एक ही रिसोर्स, कॉमन रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इनकंसिस्टेंसी को सही करने के लिए हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करते हैं। और सिंक्रोनाइजेशन बिकम्स नेसेसरी व्हेन प्रोसेस विद ईच अदर एंड एक्सेस शेयर रिसोर्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन इज़ ओनली फॉर कोऑपरेटिव प्रोसेस। इसको पॉइंट कर लीजिए आप नोट। सिंक्रोनाइजेशन जो होता है किसके लिए यूज़ होता है? कोऑपरेटिव प्रोसेस के लिए। ठीक है, नेवर यूज्ड फॉर इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस के लिए सिंक्रोनाइजेशन यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि रेस कंडीशन क्या होता है। रेस कंडीशन क्या कह रहा है कि ए रेस कंडीशन अकर व्हेन टू और मोर प्रोसेस एक्सेस एंड मॉडिफाई शेयर डेटा साइमल्टेनियसली एंड द फाइनल रिजल्ट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। रेस कंडीशन में क्या होगा कि जब कॉमन रिसोर्स को यूज़ करेगा और उसको मॉडिफाई करेगा तो उसमें डेटा जो है डिपेंड करेगा उसके ऑर्डर के एग्जीक्यूशन पे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं यहाँ पर कि एक प्रोसेस P1 है। ठीक है, ये प्रोसेस P1 है, इसका काउंट वैल्यू जो है अभी इनिशियली क्या है, इनिशियल में काउंट हमारा 5 है। ठीक है, अब 5 है और उसके बाद एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर दिया, प्लस प्लस हुआ, तो यानी वो काउंट अभी 6 हुआ है, लेकिन ये अभी राइट नहीं हुआ। ठीक है, ये इंक्रीमेंट हो गया लेकिन अभी मेमोरी में राइट नहीं हुआ और उतने में क्या हो गया ये चीज़ कि कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया और बिफोर P1 राइट्स बैक, अब क्या किया इसने प्रोसेस 2 को चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि कॉमन मेमोरी क्या है, काउंट 5। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट माइनस माइनस है। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब एक वेरिएबल है उसमें काउंट 5 लिया। ठीक है, उसके बाद उसमें माइनस माइनस किया तो अब हमारे पास 4 आया और 4 काउंट यानी इसको राइट कर दिया। ठीक है, राइट कर दिया तो अब हमारे पास यहाँ पर काउंट 4 हो गया। उतने में क्या हुआ कि P1 जो है रिज्यूम हो गया, यानी P1 से वापस P1 पे चला गया और उसके बाद राइट्स बैक और इसके बाद इसको हमने फिर राइट कर दिया, तो काउंट यहाँ पे क्या हो गया हमारा 6 हो गया। ठीक है, काउंट रिजल्ट काउंट इक्वल टू 6, जो कि गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमारा जो इनिशियली 5 था पहले वो इंक्रीमेंट हुआ, यानी 5 + 1 हुआ, फिर क्या हुआ 5 - 1 हुआ, यानी हमारे पास वैल्यू जो चाहिए थी प्लस हुआ माइनस हुआ यहाँ पर, फिर फाइनल 5 एक्सपेक्टेड हमारा होना चाहिए था, जो कि हमें ये नहीं मिला है वैल्यू। तो इस वजह से यहाँ पर रेस कंडीशन में प्रॉब्लम है। तो देखिए क्या कहता है, टू प्रिवेंट रेस कंडीशन द क्रिटिकल सेक्शन कंसेप्ट इज़ यूज टू इंश्योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है हम आगे देखेंगे कि इसमें एक बार में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करेगा, तो अलोइंग ओनली वन प्रोसेस टू एक्सेस शेयर रिसोर्सेज एट ए टाइम। ठीक है, एक बार में एक ही रिसोर्स यूज़ करेगा तो उसका इसमें प्रिवेंट हो जाएगा रेस्ट कंडीशन। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। आगे में है कि अब पढ़ेंगे अभी क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन क्या कह रहा है? क्रिटिकल सेक्शन कहता है कि एक क्रिटिकल सेक्शन इज़ ए पोर्शन ऑफ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम का पोर्शन है वेयर द शेयर्ड रिसोर्सेज और शेयर्ड वेरिएबल आर एक्सेस्ड। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन क्या करता है कि क्रिटिकल सेक्शन प्रोग्राम का विभाग होता है जहाँ पर
किसी भी शेयर्ड रिसोर्स या शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, ठीक है ना। तो शेयर्ड रिसोर्स का मतलब है कि जिस रिसोर्स को एक से ज़्यादा प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली वन प्रोसेस शुड एग्जीक्यूट इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एट ए टाइम। ये पॉइंट जो है आपका एग्ज़ाम वाला पॉइंट है, ठीक है। पूछा जाता है कि क्रिटिकल सेक्शन में एक टाइम में कितने प्रोसेस रहते हैं, तो एक टाइम में क्रिटिकल सेक्शन में ओनली वन प्रोसेस, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ लिख लीजिए आप। सिर्फ एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इनिशियली यहाँ पे क्या है, इंट कॉन्ट इक्वल टू 0 है ना, प्रोसेस 1 कॉन्ट प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। इफ़ बोथ प्रोसेस आर एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली द फाइनल वैल्यू में बिकम इनकरेक्ट। तो फाइनल वैल्यू इनकरेक्ट हो ही सकता है क्योंकि अलग प्रोसेस जो है उसको सेम रिसोर्स को मॉडिफाइड कर रहा है, इसलिए इनकंसिस्टेंट हो रहा है। तो इस सब चीज़ को सही करने के लिए हमारे पास कुछ रूल होता है जो क्रिटिकल सेक्शन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन का सॉल्यूशन है जिसका तीन रूल है कि उसमें क्या होना चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए, और तीसरा जो है बॉन्डेड वेटिंग होना चाहिए। ये आप याद कर लीजिए या ये आप दिमाग में रख लीजिए अच्छे से कि क्रिटिकल सेक्शन के 3 कंडीशन होते हैं। एक होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा होता है प्रोग्रेस, तीसरा होता है बॉन्डेड वेटिंग, ठीक है। ये तीनों आपसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन इस तरीके से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है, इफ़ प्रोसेस P1 इज एग्जीक्यूटिंग इन द क्रिटिकल सेक्शन देन नो अदर प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट इन देयर क्रिटिकल सेक्शन फॉर दैट सेम शेयर रिसोर्स। अगर क्रिटिकल सेक्शन में एक बार एंट्री कर गया, देखिए यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में, अगर क्रिटिकल लॉक हो गया प्रोसेस, ठीक है, यानी ट्रू हो गया, उसके बाद वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, क्रिटिकल सेक्शन में चला गया तो प्रोसेस सिंगल प्रोसेस पहुंच गया और वो फिर वो परफॉर्म करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। जब वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, रिलीज़ हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर लॉक, तब जाकर दूसरा प्रोसेस जो वेटिंग में है वो फिर एंटर करेगा, उसके लिए कहते हैं प्रोग्रेस। इफ़ नो प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग एंड सम प्रोसेस वांट टू एंटर, ठीक है, यानी कि अगर कोई प्रोसेस वेटिंग में है, इंतज़ार में है और वहाँ पर खाली है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है, तो उसको जगह मिलेगी, ठीक है, जिसके कारण जो इनकंसिस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक। उसके बाद बॉन्डेड वेटिंग होगा। बॉन्डेड वेटिंग में क्या रहेगा कि देयर मस्ट बी लिमिट यानी बॉन्ड on the number of times other process can enter their critical section after a process has made a request to enter, preventing starvation। यानी प्रोसेस जो है उसके अंदर एक समय तक, लंबे समय तक नहीं रहेगा वेटिंग में, ताकि उसमें स्टारवेशन नहीं हो, इस कारण उसको प्रिवेंट किया जाता है स्टारवेशन से, ठीक है। तो बॉन्डेड वेटिंग का ये कंडीशन है, प्रोग्रेस का है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का है। 3 चीज़ क्रिटिकल सेक्शन का सॉल्यूशन होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बॉन्डेड वेटिंग। इससे इतना ही क्वेश्चन आता है, ये चीज़ पूछा ही जाता है, ठीक है, आप दिमाग में रखिएगा, ठीक। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन, ये कई प्रकार के हैं, ठीक है। लॉक वेरिएबल क्या होता है, लॉक वेरिएबल एक सॉफ्टवेयर टाइप है, ठीक है। इसमें क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई नहीं करता है और ये प्रोग्रेस को करता है और बॉन्डेड वेटिंग को नहीं करता है। तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं होता है, किसके लिए, क्रिटिकल सेक्शन के लिए। 2 प्रोसेस कैन इंटर क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन में 2 प्रोसेस यहाँ पर इंटर करते हैं। जब 2 प्रोसेस इंटर कर रहे हैं, इसका मतलब ही है कि यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फिर यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन में नो हो जाएगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होगा, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन में ओनली वन प्रोसेस कैन एंटर इन क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन, जिसको कहते हैं डेकर्स एल्गोरिदम। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है
कि कौन सा एल्गोरिदम स्टिक एल्गोरिदम कौन सा है, तो डेकर्स एल्गोरिदम्स, ठीक है। ये भी एक सॉफ्टवेयर टाइप है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई करता है, बट यहाँ पे प्रोग्रेस को वो सेटिस्फाई नहीं करता है। तीसरा पीटरसन एल्गोरिदम है। पीटरसन एल्गोरिदम जो है ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है और आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। पीटरसन एल्गोरिदम जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन को, क्रिटिकल सेक्शन के इसको सिंक्रोनाइजेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी होता है, पीटरसन एल्गोरिदम में प्रोग्रेस भी होता है और बॉन्डेड वेटिंग भी होता है। तो क्रिटिकल पीटरसन एल्गोरिदम जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। TSLA इंस्ट्रक्शन क्या होता है? TSLA इंस्ट्रक्शन एक हार्डवेयर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई करता है, प्रोग्रेस सेटिस्फाई करता है, लेकिन बॉन्डेड वेटिंग सेटिस्फाई नहीं करता है। इसका टेस्ट TSL होता है टेस्ट एंड सेट लॉक, ठीक है। प्रिवेंट फ्रॉम द प्रीम्पशन, ठीक है। उसके बाद बिजी वेटिंग हो जाता है। बिजी वेटिंग कब होता है कि रिसोर्स जो है बार बार चेक करता है कि रिसोर्स खाली है कि नहीं, उस चक्कर में वो क्रिटिकल सेक्शन को बिजी रखता है। तो इसलिए बिजी वेटिंग को हम क्या कहते हैं? स्पिन लॉक कहते हैं। और ये कंज्यूम करता है CPU साइकिल को और वेस्ट करता है उसके CPU साइकिल को, ठीक है। और इसको अवॉइड करने के लिए हम एक मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं जिसका नाम है सेमाफोर। जब हम अभी आगे पढ़ेंगे सेमाफोर कितने प्रकार का होता है, तो सेमाफोर जो है सेमाफोर को कहा गया है ब्लॉक एंड वेट, ठीक है। तो ये मैकेनिज़्म जो है ब्लॉक एंड वेट मैकेनिज़्म, ये सेमाफोर का मैकेनिज़्म है। जो बिजी वेटिंग होता है, जिसको स्पिन लॉक होता है, उसके प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए सेमाफोर का यूज़ किया जाता है। तो अब देखेंगे हम सेमाफोर क्या होता है। सेमाफोर इज़ एन इंटीजर वेरिएबल यूज्ड बाय वेरियस प्रोसेस इन ए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर टू अचीव द सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मैनर चाहिए ही। तो उसमें क्या होता है, दो तरीके से होता है सेमाफोर। एक होता है बाइनरी सेमाफोर, दूसरा होता है काउंटिंग सेमाफोर, ठीक है। और ये पॉइंट आप देखिएगा, ये चीज़ मैं इसको मार्किंग कर देता हूँ कि क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि दिया रहेगा क्वेश्चन आपको, और उसके बाद आपको आंसर निकालना होगा। बेसिक इसका डेफिनेशन ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन ये इस तरह का ये क्वेश्चन जो है एग्जांपल जो मैंने दिया है यहाँ पर, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बाइनरी सेमाफोर क्या कहता है? ए वैल्यू कैन बी 0 और 1. It is used to ensure the mutual exclusion by allowing only one process to access the critical section at a time. वही बातें हो गई, लेकिन बाइनरी है, इसका मतलब समझ में आ जाता है कि 0 1 की बात हो रही होगी, ठीक है। तो 0 का मतलब हो जाएगा कि रिसोर्स ऑक्यूपाइड हो जाएगा, और 1 का मतलब होगा रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है। और काउंटिंग सेमाफोर क्या हो जाता है? अलाउज मल्टीपल प्रोसेसेस टू एक्सेस ए रिसोर्स, ठीक है, अप टू नंबर ऑफ अवेलेबल इंस्टेंसेस, ठीक है। ये जो है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, माने ये जो है, ठीक है, यहाँ तक होता है। उसके बाद क्या होता है कि देखिए क्वेश्चन ये वाला सॉल्व कीजिए आप, मैं आपको समझाता हूँ। इफ़ काउंटिंग सेमाफोर, है ना, काउंटिंग सेमाफोर से क्वेश्चन रहता है इस तरीके का। काउंटिंग सेमाफोर इज इनिशियलाइज्ड S = 10, ठीक है, एंड वी परफॉर्म 6P ऑपरेशन एंड 4V ऑपरेशंस। अब यहाँ पे देखिए V का मतलब हो जाता है माइनस, ठीक है, और P का मतलब हो जाता है प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर देन फाइनल वैल्यू ऑफ S क्या होगा? S का वैल्यू क्या होगा? S हमारा अभी 10 है दिया हुआ, और 6P कह रहा है, माने P का मतलब +6 हो गया। उसके बाद 4V कह रहा है, यानी -4 हो गया। तो आंसर हमारा 8 आता है। यही क्वेश्चन जो है देखेंगे आपको मैं PYQ लाऊंगा तो इसमें एक ऐड कर दूंगा, लेकिन
सीमाफोर से कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी आते भी हैं, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत थोड़ा सा लेंदी, कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग भी रहता है, ठीक है। और इसके बाद मैं डेडलॉक का वीडियो आएगा, डेडलॉक का चैप्टर, डेडलॉक बाकी है, डेडलॉक पढ़ना है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको कंटेंट डिस्क्रिप्शन में है लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम पे और गूगल ड्राइव पे मिल जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अगले वीडियो में मिलते हैं।